राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मंगलवार को सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ के बीच जमकर बहस हो गई। चर्चा के दौरान सभापति की एक बात पर खड़गे ने नाराजगी दिखाते हुए कहा कि आप मुझे मंदबुद्धि बता रहे हैं। इस पर जवाब देते हुए सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आपके दिल में चेयर के प्रति इतनी नफरत भरा हुआ है कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया होगा। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे पर राज्यसभा में प्रतिक्रिया देते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आप हर बार कुर्सी को नीचा नहीं दिखा सकते, आप हर बार कुर्सी का अनादर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आप अचानक खड़े हो जाते हैं और बिना यह समझे कि मैं क्या कह रहा हूं कुछ भी बोल देते हैं। इस देश और संसदीय लोकतंत्र और राज्यसभा की कार्रवाई के इतिहास में कुर्सी के प्रति इतनी अवहेलना कभी नहीं हुई जितनी आपने की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे को आत्मचिंतन की नसीहत भी दे डाली। मैंने यू कैन नॉट एवरी टाइम रन डाउन द चेयर, यू कैन नॉट एवरी टाइम शो डिसरिस्पेक्ट टू द चेयर। आप अचानक खड़े होते हैं और कुछ भी कह देते हैं, मेरी बात को समझते भी नहीं है। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री, नेवर खड़गे जी इन द हिस्ट्री of parliamentary democracy and Rajya Sabha proceedings, there has been such disregard of the chair as from you. You are forcing me, and I have said so on a number of occasions. You take it in a manner which is wrong. Time for you to reflect. Now, please, मेरे में बहुत पेशेंस है, बहुत सहन शक्ति है, खून की घूंट पी सकता हूं। मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया है, कितना बर्दाश्त किया है, और आप फट खड़े होकर कह देते हैं अरे आपको खड़गे जी आपको किसने बनाया है ये आप अपने आप जाने। मैंने एक मुद्दा उठाया छोटा, चिदम्बरम जी प्लीज डोंट डू इट। मैंने जो मुद्दा उठाया कैसे आपने ट्विस्ट किया, अंदाजा लगाइए। मेरे को भी पीड़ा होती है इतने नो अगेन देयर इज अ 24/7 फंक्शनल पर्सन। और ऐसा नहीं है खड़गे जी, इतने मौके आए हैं जब आपकी प्रतिष्ठा को कितना बड़ा धक्का पीछे से लगा है, मैंने देखा है। मैंने आपकी प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिश की है और आप मुझे लांछित कर रहे हैं। कल का दिन कितना भयानक था, आपने रिग्रेट एक्सप्रेस कर दी, अच्छी थी। सर ऐसा मत कीजिए, मैं सिंपल आदमी हूं, झुककर चलता हूं, जितना झुक सकता हूं झुकना चाहता हूं। कोई कहे मैं ज्यादा झुकता हूं, ठीक बात है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसद में अपना भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण में अयोध्या में अवधेश प्रसाद की जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि होई वही जो राम रचि राखा। उन्होंने कहा कि ये उसका फैसला है जिसकी लाठी में आवाज नहीं होती है। वहीं अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद अखिलेश यादव के बगल में बैठकर मंद मंद मुस्कुराते नजर आए। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा कि ईवीएम पर कल भी भरोसा नहीं था, आज भी मुझे भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं 80 सीटें जीत जाऊं तब भी ईवीएम पर भरोसा नहीं करूंगा। वहीं पेपर लीक मुद्दे पर लोकसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि उसे युवाओं को नौकरी न देना पड़े। मैं मॉडल ऑफ कंडक्ट जब चुनाव हुआ, लागू हुआ, उस समय मैंने देखा कि कुछ लोगों पर मेहरबान रही सरकार और कमीशन भी। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न उस संस्था पे भी लगा है, और अगर उस संस्था पर प्रश्न लगा है तो लगाने वाली सरकार की वजह से लगा है। इसलिए अगर निष्पक्ष होगी वो संस्था तो न केवल हमारा लोकतंत्र स्वस्थ होगा बल्कि हमारे लोकतंत्र और मजबूत दुनिया में दिखाई देगा। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा,
मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। उसकी मार जनता को सता रही है। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ। अध्यक्ष महोदय, जिस समय चुनाव में थे और उत्तर प्रदेश में वो हालात देखे हैं कि नौजवान जब भी तैयारी कर करके जाता था और परीक्षा दे करके लौटता था तो उसको पता लगता था कि पेपर लीक हो गया। और उत्तर प्रदेश में केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ है, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब पेपर लीक हुए हैं। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं माननीय सांसद की तरफ से सुन रहा था कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर परीक्षाएं देने तो बच्चे गए लेकिन वहां भी पेपर लीक हो गया। और अभी जब 4 जून को रिजल्ट आया उसके बाद जो बात उठी है, देश की सबसे प्रेस्टिजियस परीक्षा उसका भी पेपर लीक हो गया। और आखिरकार ये पेपर लीक हो क्यों रहा है? सच्चाई तो ये है कि ये सरकार पेपर लीक इसलिए करा रही है कि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, रोजगार नहीं देना चाहती, उन नौजवानों का भविष्य नहीं बनने देना चाहती। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही है कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ है जिसने तथाकथित अमृत काल में युवाओं के भविष्य की आशाओं को ही जहर दे दिया है। जो सरकार उम्मीद को मार दे वह न तो वर्तमान को सुधार सकती है न भविष्य को संवार सकती है। सरकार आशा का प्रतीक होनी चाहिए। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर कहा कि संसद में राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक, असत्यवादी और नफरतवादी कहा। उन्होंने न केवल झूठ बोला बल्कि 125 करोड़ हिंदुओं का अपमान करने का काम किया है। भजन लाल शर्मा ने कहा कि विपक्ष के नेता के रूप में यह राहुल गांधी का पहला भाषण झूठ, निराशा और आधारहीन बातों से भरा हुआ था। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने संसद में केवल झूठ बोला। भजनलाल शर्मा ने कहा कि संसद में किसी देवता की तस्वीर प्रदर्शित करना और इस पर राजनीतिकरण करना नेता प्रतिपक्ष को शोभा नहीं देता। 25 आज जो प्रेस है, कल आपने देखा होगा कि संसद के अंदर कल श्रीमान राहुल गांधी जी ने संसद के पटल पर हिंदुओं को हिंसक, असत्यवादी और नफरतवादी की उन्होंने संज्ञा दी है। वे न केवल झूठ बोल रहे बल्कि 1 से 25 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। कल की उनकी जो भाषा आपने देखी होगी कि किस तरह से उन्होंने बार बार हिंदुओं को अपमान करने की बात कही। लगातार तीसरी बार फिर कांग्रेस बार बार लॉन्च करती है लेकिन आप देख पा रहे हैं लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं। उसके बावजूद भी जो उन्होंने रिजेक्ट हो चुके हैं राहुल गांधी। वहीं राहुल गांधी के सदन में दिए गए भाषण पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि राहुल गांधी का बयान बहुत दुखद है। भारत के हिंदू समाज के लोग कभी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और आने वाले समय में उनको इसका जवाब जरूर मिलेगा। मन में राहुल गांधी का बयान बहुत ही दुखद है। भारत के हिंदू समाज के लोग कभी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और आने वाले समय में हिंदू समाज इसका जरूर अपने मन में पीड़ा महसूस करेगा और आने वाले समय में इसका जवाब अवश्य राहुल गांधी जी को मिलेगा।
वहीं राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए भाषण पर कांग्रेस नेता शशि थरूर राहुल गांधी का बचाव करते नजर आए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कोई आरोप नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसे भी बीजेपी के लोग हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हुए भी हिंसा फैलाते हैं। शशि थरूर ने कहा कि इसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगा क्योंकि ये सही बात है। हम बहुत सालों से देख रहे हैं वो हिंदुत्व के नाम का दुरुपयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी से पूरा सहमत हूँ। हिंसा का एक धर्म है और राहुल जी ने जो कहा कि ऐसे भी हिंदू हैं आपके तरफ, मतलब भाजपा की तरफ, जो अपने आप को हिंदू कहते हुए भी वो लोग नफरत और हिंसा फैलते हैं। इसमें मुझे तो कोई गलत नहीं लगा क्योंकि ये सही बात है। हम तो बहुत सालों से देख रहे हैं हमारे राजनीति में कि जो हिंदू धर्म, जो स्वामी विवेकानंद ने सबको सब सिखाया, ये सब बिना समझ के अलग किस्म की बातें करके अपने आप को हिंदू समझते हैं और हिंदुत्व के नाम दुरुपयोग करते हैं। तो मेरे ख्याल में जो राहुल जी ने कहा है बिल्कुल सही कहा। मेरे किताब में भी ये तो मैंने लिखा है और ये कुछ साल पहले का था, हिंदी में भी है, पढ़ सकते हैं मैं हिंदू क्यों हूं। तो मेरे ख्याल में इस पे मैं और दिल्ली में 3 नई अदालतों के शिलान्यास पर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा कि आज खुशी का मौका है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने आज 3 जिला अदालतों की शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा कि न्यायिक बुनियादी ढांचे और अदालत कक्षों की कमी है। दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है कि दिल्ली के लोगों को समय पर न्याय मिले। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में हमने न्यायपालिका के लिए लगातार बजट बढ़ाया है। और अदालत, देखिए आज बहुत खुशी का मौका है कि आज दिल्ली के 3 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का, करकरडूमा, शास्त्री पार्क और रोहिणी सेक्टर 26 का, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी ने उनका शिलान्यास किया है। देखिए, अगर हम कानून और अदालत के बारे में एक आम मान्यता देखें तो ऐसे माना जाता है कि तारीख पे तारीख लगती है, तारीख पे तारीख लगती है। इसलिए है क्योंकि बहुत जगह जजेस की कमी है, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कोर्ट रूम्स की कमी है। दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार प्रतिबद्ध है कि दिल्ली के लोगों को न्याय मिलना चाहिए, समय से मिलना चाहिए। लगातार दिल्ली सरकार ने पिछले 10 साल में जुडिशरी का बजट बढ़ाया है। 760 करोड़ से लेके आज 3000 करोड़ रुपए प्रति साल के बजट पर हम आए हैं। और आज जिन 3 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है, इसमें दिल्ली सरकार ने 1100 करोड़ के बजट का कमिटमेंट किया है और मुझे उम्मीद है कि इन शानदार जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने किशनगंज में एक जनसभा को संबोधित किया। संपर्क अभियान के तहत वो एक दिन के लिए किशनगंज दौरे पर थे, जहां उन्होंने मुस्लिम समाज से अपील करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज को याद करना चाहिए कि आप बंगाल से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि आपको बस याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में आपके और आपके कौम पर सबसे बड़ा संकट CAA NRC का आया था। CAA NRC का संकट इतना बड़ा था कि मुस्लिम समाज की महिला भी सड़क पर आ गई थी और धरना प्रदर्शन पर बैठ गई थी। उन्होंने कहा कि CAA NRC का संकट तब रुका जब 2 मई 2021 को बंगाल में हमने उन्हें शिकस्त दिया। किशनगंज में प्रशांत किशोर ने बिहार के मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि बिहार में भाजपा को पटकनी देना चाहते हैं तो लालटेन छोड़कर जनसुराज का हाथ पकड़िए, जीत की गारंटी मैं आपको देता हूं। इतना बड़ा था जिसमें आपके घरों की महिलाएं भी निकलकर बाहर धरने पर बैठी, वो था CAA NRC का संकट। CAA NRC कब रुका? CAA NRC उस दिन रुका जिस दिन भाजपा को बंगाल में, तारीख नोट कर लीजिए, 2 मई 2021 को जिस दिन भाजपा को बंगाल में शिकस्त दी गई, उस दिन CAA NRC रुका। तो जरा याद कर लीजिए, आप 5 बार का नमाज पढ़ने वाले, ईमान की बात करने वाले लोग हैं। जब बंगाल में लड़ाई लगी, जब दीदी के अपने लोग उनको छोड़कर भाग गए, तो देश में कौन आदमी है जो दीदी के मदद में खड़ा हुआ? लालू, तेजस्वी, अखिलेश, राहुल गांधी बंगाल नहीं गए थे। यही लड़का प्रशांत किशोर गया था जिसने बंगाल में अपना गर्दन फटाया। 2 बरस बंगाल में गांव गांव में जाकर जो व्यवस्था बनाई, भाजपा को हमने कहा, जब पूरा देश कह रहा था कि भाजपा को 200 सीट आएगा बंगाल में,
हमने कहा कि इनको 100 के नीचे अगर नहीं रोके तो जीवन में संन्यास ले लेंगे। हमने रोका भाजपा को कितने पर? 77 पर। और जो व्यवस्था बनाकर आए हैं अभी तक देखिए भाजपा खड़ी नहीं हो पा रही है बंगाल में, और आज वही व्यवस्था यहाँ बिहार में बनाएंगे। अगर खाली लड़ने के लिए लड़ना है तो लालटेन को पकड़े रहिए, लेकिन भाजपा को एकदम पटक देना है तो जनसुराज में अपने बच्चों के साथ आइए। हम आपको जिताने का दावा करके दे रहे हैं। आज तक नेता और दल नहीं हारा है, भरोसा रखिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बरसात के मौसम में जल भराव और बीमारियों की रोकथाम के लिए रायबरेली जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। नगर पालिका, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान सख्त निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने जहां खाद्य सुरक्षा विभाग की बरसात के मौसम में कटे फटे फल, मिलावटी खाद्य सामग्री के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिया है, वहीं स्वास्थ्य विभाग के साथ नगर पालिका की जवाबदेही भी तय की है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में जहां नालों की सफाई का काम पूरा हो गया है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 2 से 3 दिन के भीतर सभी काम पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता से जुड़े संचारी रोगों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है। देखिए, आगामी मौसम को देखते हुए और जो हमारी शासन की विभिन्न योजनाएं हैं और विभिन्न विभाग हैं, उनके अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से समस्त समस्याओं का निवारण करने के लिए यहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्य रूप से इसमें स्वास्थ्य विभाग है, जिसका आप लोगों को विदित है कि संचारी रोग का अभियान शुरू कर दिया गया है 1 तारीख से, जिसके अंतर्गत हमारा दस्तक अभियान और स्टॉप डायरिया कैंपेन भी चलेगा। साथ ही साथ जो हमारे अन्य विभाग हैं, जैसे कि फूड सेफ्टी है, उसमें फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स, जो खाने में हमें सतर्कता बरतनी है, आम नागरिकों के लिए क्या एडवाइजरीज हैं वो सभी जारी कर ली गई हैं, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा नमूनों की जांच करके लोगों को जागरूक किया जाए, इसके संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ साथ जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो इश्यूज़ रहते हैं, उसमें ग्रामीण और शहरी दोनों ही इलाकों में नालों की साफ सफाई और जहाँ पर भी नालों के पाटने के प्रकरण सामने आ रहे हैं, उसमें अच्छी इफेक्टिव कार्रवाई करने के। रायबरेली में पंखे में आए करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। मामला उचहार कोतवाली क्षेत्र के किसनू दासपुर गांव का है, जहां अश्विनी सोमवार की रात खाना खाकर सोने जा रहा था। तभी वो पंखे का प्लग बिजली के बोर्ड में लगाकर पंखे को घुमा रहा था। इसी दौरान पंखे में संचालित हो रहे करंट की चपेट में आने से वो झुलस गया। परिजनों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने उसे जगतपुर CHC पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद जानकारी मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के मुहगांव रोड पर एक लोडेड ट्रक में हाई टेंशन बिजली लाइन का करंट लग गया, जिससे ट्रक का ड्राइवर बिजली की करंट से बुरी तरह झुलस गया। ट्रक में प्लास्टिक पाइप भरे हुए थे जो इंदौर से रीवा जा रहा था। तभी रायसेन जिले के मुहगांव रोड पर रास्ते के ऊपर से निकली हाई टेंशन बिजली लाइन का करंट ट्रक में आ गया, जिससे ड्राइवर बिजली की करंट से बुरी तरह झुलस गया। करंट से घायल ड्राइवर को ग्रामीणों की मदद से एम्बुलेंस के जरिए रायसेन जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। गाड़ी में आग करंट लगने की वजह से उनको करंट लग गया और तार अड़ गया ऊपर, तो बस उसकी वजह से मैं नीचे ही था। मैं गाड़ी को धक्का लग रहा था, बंद हो गई थी, तो बस वो धक्का लगाने पे एकदम मेरे को फेंका और ये अंदर ही बैठा हुआ था। बस कूदने पे वो उसमें फटक मर गया, तो करंट लग गया। कहाँ से आए थे? हम आए थे इंदौर आमा से। गाड़ी में क्या था? गाड़ी में कुछ भी नहीं, वो तार अड़ गया ना, ऊपर गए। उधर रायबरेली लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर खड़ी लवारिस DCM गाड़ी से खून टपकते देख स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं DCM गाड़ी से ड्राइवर और कंडक्टर दोनों गायब थे। गाड़ी से लगातार खून टपकते देख घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ लग गई। स्थानीय लोगों ने गौ तस्करी की आशंका जताते हुए इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने DCM को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मामला उचहार थाना क्षेत्र के सवैया के पास की है।
अगली खबर भी रायबरेली से है, जहां बछवाड़ा थाना क्षेत्र के सीएचसी परिसर में इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए मरीज के तीमारदारों ने जमकर हंगामा किया। तीमारदारों और सीएचसी स्टाफ के बीच जमकर झड़प हुई। मरीज के तीमारदारों ने स्टाफ से धक्का मुक्की भी की और डॉक्टर को भी मारने का प्रयास किया। वहीं अस्पताल प्रशासन ने तीमारदारों पर अभद्रता और गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। पुलिस के पहुंचने के बाद जाकर मामला शांत हुआ। वहीं अलीगढ़ में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक आरोप ने खाकी के दामन को दागदार कर दिया है। जहां एक और लगातार पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त रखने और पुलिस की साख को बचाने के लिए जनता के बीच सामंजस्य पैदा किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इस सामंजस्य को खत्म करने का काम खाकी के ही नुमाइंदों के द्वारा किया जा रहा था। जिसकी शिकायत हुई तो पुलिस ने दोनों सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी है। मुकदमा दर्ज होने के बाद दोनों सिपाहियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जहां जमानत मिलने के बाद उन्हें अगली तारीख पर बुलाया गया है। पूरे मामले को लेकर बताया जाता है कि अलीगढ़ के थाना कोतवाली के भुजपुरा में बीते दिनों हुई लूट के आरोपी के परिवार से एएसपी एडीजी के नाम पर 2 पुलिसकर्मियों ने 6 लाख से ज्यादा की रकम वसूली थी। आरोप है कि कुल 9 बार में 6,75,000 रुपए वसूले गए। ये एक शुएब नाम का एक सिपाही था, वो मेरे पास आया था। आमिर तेरे भाई का नाम साजिद है? मैंने कहा हाँ मेरा नाम भाई साजिद है। तो बोले साजिद का नाम है लूट में, साजिद कहाँ है? तो मैंने कहा वो सैजवान गए हैं, उनकी सास की आज बरसी है। तो अच्छा बरसी है, तो उन्होंने कहा मुझसे शुएब ने अपने भाई को मोबाइल बंद करा देना। ठीक है, और बोले तुम शाम को शमशाद पे आना। मैं आऊँ कि हाँ मैं ठीक है आ जाऊँगा। तो मैं शाम को शमशाद पे गया और बोले कि ऐसे तो बात है और तुम अपना भी मोबाइल बंद कर लेना, तो रात को तुम्हारे पास कॉल वॉल आएगी। फिर मैंने ठीक है, तो मैंने अपने वहाँ से मैं आने। देखिए, एक घटना पिछले साल सितंबर में हुई थी, लूट की घटना, जिसके संबंध में कई जो अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी की गई थी। उसी घटना का हवाला देते हुए कुछ 2 सिपाही थे सासनी गेट थाने पर, जिनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने कई उच्च अधिकारियों का नाम लेते हुए जो अभियुक्त गण थे उनके परिवार से कुछ पैसे लिए और जो है उनको डराया धमकाया। इसी संबंध में जब जांच की गई तो प्रथम दृष्टया पाया गया कि इन आरोप में कुछ आधार है। तो इसी संबंध में क्वारसी थाने पर इन दोनों पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। उसी में उनको रिमांड ली गई और उसमें उनको अंतरिम बेल दी गई है। 8 जुलाई को दोबारा सुनवाई की जाएगी। देखिए, क्या है इसमें। अभी तक के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।